देखो क्या है, कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन। ठीक है, कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन। इसमें से पहला धातु क्या आता है, सोडियम। क्या आता है, सोडियम, है ना। उसका संकेत क्या है, Na। सोडियम का संकेत क्या है, Na। परमाणु संख्या कितना है, 11। कितना है, 11। देखिए, सोडियम धातु मुक्ता द्रवित सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम धातु मुक्ता जो है द्रवित सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सोडियम का संकेत क्या है, Na। परमाणु संख्या कितना है, 11। ठीक है, तो सोडियम धातु को जो है मुक्ता द्रवित, है ना, सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है चूँकि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमांक काफ़ी उच्च, उसका जो द्रव्यमांक होता है वो काफ़ी उच्च, 820 डिग्री सेल्सियस तक जब उसको हम लोग गर्म करेंगे तब वो जो है ना द्रव अवस्था में। हाँ, अतः इसके द्रव्यमांक को कम करने के लिए इसमें थोड़ा कैल्शियम क्लोराइड मिश्रित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके द्रव्यमांक को कम करने के लिए इसमें थोड़ा कैल्शियम क्लोराइड मिश्रित कर दिया जाता है। द्रवित मिश्रण का वैद्युत अपघटन करने पर, द्रवित मिश्रण का वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु कैथोड पर, सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, किसको जो है हम लोग द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके ही, है ना, सोडियम प्राप्त करते हैं, है ना। तो इसमें जो है जब हम इसका वैद्युत अपघटन करते हैं तो क्या होता है, सोडियम धातु जो होता है वो कैथोड पर, ठीक है, और जो क्लोरीन होता है वो कहाँ पे आता है, एनोड पर। इसमें प्रयुक्त विधि को डाउन की विधि कहते हैं। क्या कहते हैं जी, डाउन की विधि कहते हैं। इसमें प्रयुक्त विधि को, है ना, सोडियम क्लोराइड, द्रवित सोडियम क्लोराइड से, है ना, सोडियम धातु का जो निष्कर्षण होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाउन की विधि। मिश्रण के, देखिए, मिश्रण में उपस्थित कैल्शियम क्लोराइड, मिश्रण में उपस्थित कैल्शियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन नहीं होता है। मिश्रण में उपस्थित जो कैल्शियम क्लोराइड है उसका वैद्युत अपघटन नहीं होता है। देखिए, सोडियम धातु प्राप्त करने के लिए, सोडियम धातु प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सोडियम धातु प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि इस विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर मुक्त सोडियम विलयन में उपस्थित जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। फिर सुनो, सोडियम धातु प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं, है ना, इसका कारण यह है कि इस विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर, है ना, मुक्त जो है सोडियम विलयन में उपस्थित जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अतः कैथोड पर सोडियम धातु ना मुक्त होकर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ तो होना है क्या, कैथोड पर जो है सोडियम धातु मुक्त होना है, लेकिन जब इसका जलीय विलयन रहेगा तब क्या हो जाएगा, वो सोडियम के बदले में जो है हाइड्रोजन कैथोड पर मुक्त हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम जो है और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में रह जाता है। दूसरा जो धातु है उसका नाम है जिंक। जिंक यानी कि जस्ता, संकेत क्या होता है, Zn। ठीक है, दूसरा जो धातु है उसका नाम क्या है, जिंक, मतलब जस्ता। उसका जो संकेत है वो क्या है, Zn। क्या है जी, Zn। परमाणु संख्या कितना है, 30। कितना है, 30। जस्ता के प्रमुख अयस्क, मतलब जस्ता जो है किसके किस से प्राप्त किया जाता है, जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड, Zns। कैलेमाइन, कैलेमाइन, उसका अयस्क का नाम बता रहे हैं, किसका अयस्क का, जिंक का। जिंक यानी कि जस्ता का। कैलेमाइन मतलब ZnCO3। ठीक है, फिर तीसरा में हो गया जिंकाइट, जिंकाइट, ZnO। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः कैलेमाइन एवं जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेंड अयस्कों से किया जाता है। जस्ता का निष्कर्षण हम लोग कैसे करते हैं, कैलेमाइन और जिंक, है ना, ब्लेंड से। कैलेमाइन से कैसे करेंगे, देखिए, कैलेमाइन को निष्कापित करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। कैलेमाइन को निष्कापित करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। निष्कापन की प्रक्रिया के बारे में हम आपको कल बताए थे ना, निष्कापन क्या होता है, निष्कापन भर्जन क्या होता है। ZnCO3 क्या है, कैलेमाइन। जब इसको हम लोग निष्कापित करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना, ZnO। ठीक है, मतलब उसके ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे, है ना।
निस्तापन का मतलब क्या होता है कि अयस्क को जो हम लोग ऑक्साइड में परिवर्तन करें, फिर CO2 गैस मुक्त हो रही है। जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करने पर जस्त धातु प्राप्त होती है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को जो जिंक क्या मिल गया, JnO जिंक ऑक्साइड। अब इसको क्या करेंगे, कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करने पर जस्ता धातु प्राप्त होता है। अब आते हैं जिंक ब्लेंड्स। ये तो हो गया कैलेमाइन से। तो कैलेमाइन को जो हम लोग निस्तापित करेंगे, क्या करेंगे, निस्तापित करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, पहले जिंक ऑक्साइड। जब हम जिंक ऑक्साइड को कोयले के साथ मिलाकर गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको जिंक मिल जाएगा। अब आते हैं जिंक ब्लेंड से। ठीक है, जिंक ब्लेंड से सांद्रित जिंक ब्लेंड को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड। इस जिंक ऑक्साइड को देखिए उपर्युक्त विधि द्वारा जस्ता प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे हम यहाँ पे किए थे ना, ये देखो पहले क्या किए थे, निस्तापित किए थे, फिर उसको अवकरण किए थे। तो वही काम यहाँ पे करेंगे। जो हमको जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा तो उसका हम अवकरण करेंगे, क्या मिलेगा हमको, जिंक मिल जाएगा। देखिए प्राप्त जस्ता अशुद्ध होता है। क्या होता है जी, अशुद्ध होता है। तो जस्ता मिलता है हमको, क्या मिलता है, अशुद्ध। अतः इसे वैद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। जो जस्ता हमको मिलेगा अन्य अवकृत करने से वो क्या रहेगा, अशुद्ध रहेगा। इसलिए हम इसका जो है वैद्युत अपघटन करके शुद्ध जस्ता यानी कि शुद्ध जिंक धातु प्राप्त करेंगे। शुद्ध एल्युमिनियम के पत्थर को कैथोड, मतलब शुद्ध एल्युमिनियम के पत्थर को कैथोड, अशुद्ध जस्ता को एनोड बनाकर वैद्युत अपघट्य के रूप में ZnSO4 है ना, जिंक देखिए ZnSO4 के विलयन का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध जस्ता जो है कैथोड पर एकत्र हो जाता है। शुद्ध जस्ता जो है कैथोड पर एकत्र हो जाता है। इसे समय समय पर काट कर अलग कर लिया जाता है। अब जो हम अगला धातु का अध्ययन करेंगे उसका नाम है पारा। पारा यानी कि मरकरी। ठीक है, उसका संकेत क्या होता है, Hg। क्या होता है, Hg। परमाणु संख्या कितना होता है, 80 है ना। तो अभी हम पीछे 2 धातु का अध्ययन किए सोडियम का। देखो एक बात को हम बोलते हैं 4 बार है ना, कि सोडियम का संकेत क्या है, Na। ठीक है, उसका परमाणु संख्या कितना है, 11। तो ये 2 बात तो याद होगा कम से कम। जब ये 2 बात याद हो गया तो खुदा ना खास्ते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर आ जाएगा, है ना। हाँ चलो बहुत अच्छा बात है अगर याद है तो अभी हम बोल रहे हैं पारा। तो पारा का संकेत क्या है, Hg। ठीक है, इसको मरकरी बोलते हैं। और परमाणु संख्या कितना है, 80। पारा का प्रमुख अंश क्या है, सीने बार। क्या है जी, सीने बार, HgS, जिससे पारा का निष्कर्षण किया जाता है। मतलब सीने बार से HgS से पारा यानी कि Hg का निष्कर्षण किया जाता है। सांद्रित सीनेबार अयस्क को चारकोल के साथ गर्म करने पर, किसके साथ गर्म करने पर जी, चारकोल के साथ गर्म करने पर पारा प्राप्त होता है। देखिए चारकोल के साथ जब उसको गर्म किए तो जाके यहाँ पे पारा मिला हमको। पारा के वाष्प CO एवं SO2 के मिश्रण को संघनक से प्रवाहित कर पारा को संघनित कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पारा जो है किस अयस्क से प्राप्त होता है ना, पारा कैसे प्राप्त करते हैं। तो सीनेबार अयस्क से। पारा का अयस्क क्या है, तो सीनेबार है ना। इसका जिंक ब्लेड है ना, जिंक कैलेमाइन और उसके बाद जिंकाइड, और पारा का सीनेबार। ठीक है, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके, किसको, सोडियम को। अब आते हैं चौथा जो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हमारे आम जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। ठीक है, एल्युमिनियम का संकेत क्या है, Al। क्या है जी, Al। परमाणु संख्या कितना है, 13। कितना है, 13। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन है, बॉक्साइड Al2O3 × 2H2O। ठीक है, अब है कोरंडम। क्या है, कोरंडम Al2O3। अब अगला क्या है, क्रायोलाइट। क्या है जी, क्रायोलाइट Na3 × AlF6। इसमें से मुख्य कौन है, बॉक्साइड। क्या है, मुख्य जो है, मुख्य अयस्क जो है एल्युमिनियम का वो क्या है, बॉक्साइड। क्या है जी, बॉक्साइड। अब हम बॉक्साइड से जो है एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो सांद्रित बॉक्साइड अयस्क को चूना की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में जी, चूना की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। सोडियम एल्यूमिनेट मिला। और
जो अवशेष बच गया, देखिए अवशेष को जल के साथ मिलाने पर सोडियम एल्यूमिनेट जल में घुल जाता है, जबकि अभिलेय अपद्रव्य यथावत रह जाते हैं। तो जल में घुलने वाला जो है वो घुल जाता है, जो नहीं घुलने वाला वो ऐसे रह जाता है, इसे छानकर अलग कर लिया जाता है। अब क्षणित द्रव्य में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती देखिए जाती है। उसके बाद क्या मिलता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप को छानकर सुखा लेते हैं, अवक्षेप को छानकर क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। तत्पश्चात उसे तीव्रता से गर्म करके शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त कर लिया जाता है। अब एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन करने पर, एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन करने पर शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है, जो कैथोड पर एकत्र हो जाता है। अतः कैथोड पर एल्युमिनियम धातु और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब जो अगला पॉइंट है उसका नाम है धातुओं का संक्षारण। धातुओं का संक्षारण, धातुओं का संक्षारण प्रकृति में होने वाली, धातुओं का संक्षारण क्या है, प्रकृति में होने वाली एक अवांछनीय प्रक्रिया है। क्या है जी, एक अवांछनीय प्रक्रिया। जैसे लोहा को हम कहीं रख दिए, हवा है ना, रख दिए खुले जगह पे, तो वो हवा में जो जलवाष्प है, ऑक्सीजन है, उसको उपस्थिति में क्या हो जाएगा, वो संचालित हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। यह प्रक्रिया धातु की ऊपरी सतह पर होती है, ठीक है। इसके कारण धातु की सतह पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं और धातु की मजबूती घटने लगती है, धातु की मजबूती घटने लगती है, यानी कि धातु जो है संचारित हो जाता है। धातु की अभिक्रिया वायु में उपस्थित, धातु की अभिक्रिया जो है, जैसे लोहा को हम रख दिए बाहर में कहीं, है ना, खुली जगह पे, तो उसकी अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन एवं जलवाष्प के साथ मतलब होती है, ठीक है। कुछ धातुओं की सतह पर उनके ऑक्साइडों की परत जम जाती है। ऑक्सीजन की अतिरिक्त, देखिए ऑक्सीजन के अतिरिक्त वायु में उपस्थित, ऑक्सीजन के अतिरिक्त वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड आदि भी धातु से अभिक्रिया करके उसे कमज़ोर बना देता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हो ना, पेंट करते हैं। लोहा का ग्रिल है, ठीक है, लोहा का खिड़की वगैरह है, हम क्या करते हैं, लोहा का गेट है, उसमें पेंट किए हुए हैं। तो पेंट करने से क्या होता है कि वो जो धातु है ना, उसका संपर्क जो है वो हवा से नहीं हो पाता, जलवाष्प से नहीं हो पाता है, फलता उसमें जंक नहीं लगता है, मतलब वो जो है संचारित नहीं होता। लेकिन लोहे के संचारण को जंक लगना कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जंक लगना। तो जंक लगने के बारे में हम सब भी जानते हैं, और जंक को देखें भी कैसे जंक लगता है। जंक वस्तुता क्या है, फेरिक ऑक्साइड, क्या है जी, फेरिक ऑक्साइड एवं फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है, मतलब Fe2O3 और जो है FeOH3 का सम्मिश्रण है। जंक लगना एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। जंक लगना क्या है, एक ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया है। धातु की सतह पर वायु में, धातु की सतह पर वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय धातु का संक्षारण कहलाता है। तो धातु का संक्षारण क्या है, धातु का क्षय, धातु का क्षय जो है वो धातु का संक्षारण है ना। उसको हम लोग सीधे शब्दों में जो है आम भाषा में कह सकते हैं कि जंक लग गया। क्या हो गया, जंक लगना, ठीक है। देखिए लोहे के एक टुकड़े को आर्द्र वायु है ना, नम वायु में कुछ दिनों तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर भूरे रंग की एक परत जम जाती है, वही जंग है, वही जंग है, और जो है धीरे धीरे उसको खत्म कर देता है। इस क्रिया को जंग लगना या लोहे का संक्षारण कहते हैं। यह जंग धीरे धीरे भुरभुराकर गिरते रहता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, भीतर के लोहा में भी जंग लगने लगता है। जैसे ऊपर में लगा तो वो भुरभुरा के गिर गया, फिर उसके बाद नीचे लगा, तो संपूर्ण लोहा कुछ समय के बाद गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा दिन तक रहेगा वैसे खुला आकाश में, तो कुछ दिन के बाद वहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ बस महीन जंग मिलेगा, उसके अलावा जो है कुछ नहीं मिलेगा। तांबा के एक टुकड़े को आर्द्र वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर, मतलब तांबा के एक टुकड़े को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला छोड़ देने पर इसकी सतह पर हरे रंग की एक परत बढ़ जाती है। क्या होती है, हरे रंग की एक परत बढ़ जाती है। वस्तुतः भौस्मिक कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण उसकी सतह पर हरापन आ जाता है। क्या आता है, हरापन। क्या बनता है, CO3
है ना, CuCO3 इंटू CuOH2। किसी बर्तन पर बने इस भौस्मिक कॉपर कार्बोनेट को दूर करने के लिए, है ना, क्या करते हैं, बर्तन को नींबू या इमली के रस के साथ रगड़ा जाता है, क्योंकि इन रसों से अम्ल की उपस्थिति, देखिए इन रसों में अम्ल की उपस्थिति होने के कारण, किसके रस में, नींबू के रस में अम्ल की उपस्थिति होने के कारण भस्म जो है आसानी से अभिक्रिया करके दूर हो जाता है एवं बर्तन का हरापन क्या होता है, गायब हो जाता है। तीसरा देखिए, चांदी के किसी सामान को वायु में बहुत दिनों तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह मलिन पड़ जाती है। सिंपल सा देखो, पायल वगैरह है ना, महिलाएं पहनती है, देखते हैं वो ब्लैक हो जाता है।